और आइए क्वेश्चन आवर में आज हम सब अपने ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करें, और यह सवाल हम चाहते हैं कि आप खुद अपने आप से पूछें, अपने स्थानीय प्रशासन से पूछें, सरकार से पूछें, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हम सबों के बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अपने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम स्कूल भेजते हैं, स्कूल बस मुहैया कराते हैं जिसमें हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन स्कूल जो स्कूल बस के लिए हमसे पैसे लेता है, वो स्कूल बस जिस तरह से चलाया जाता है, यह प्रदर्शित करता है कि स्कूल कितनी लापरवाही बरतते हैं। मुनाफाखोरी की इंतहा है ये, जब छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद जब स्कूल तमाम गाइडलाइंस की अनदेखी करते हैं, तो आपके मन से बस एक आवाज निकलती है कि जो देश अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो देश अपने बच्चों को एक जिंदगी नहीं दे सकता, वाकई में देश कहलाने योग्य नहीं है। क्योंकि आज हम सबों के सामने 13 बच्चों की लाश है। उत्तर प्रदेश का एटा का यह हादसा हम सबों के सामने एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। ये खबर हर माता पिता से जुड़ी हुई है। ये खबर हर मम्मी पापा के लिए अहम है जिनके बच्चे स्कूल जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं। ये खबर जितनी दर्दनाक है उतनी ही सबक लेने वाली भी है। जो बच्चे सुबह सुबह तैयार होकर इस स्कूल बस में सवार होकर पढ़ाई के लिए निकले थे, उन्हें क्या मालूम था कि वो लौट के वापस नहीं आएंगे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हमारा सिस्टम कितना खोखला है। ये दिल दहला देने वाला हादसा बताने के लिए काफी है कि हम नियमों के प्रति कितने गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश के एटा की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। जिन बच्चों को स्कूल जाना था वो मौत के मुंह में चले गए। जिन बच्चों के हाथों में बस्ते और किताबें थी, उनका शरीर खून से लथपथ है। बच्चों से भरी स्कूल की बस सुबह सुबह हादसे का शिकार हो गई। रास्ते में बस की टक्कर बालू से भरे ट्रक से हो गई। हादसे के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। लेकिन तब तक कई बच्चे मौत के मुंह में समा चुके थे। बस में LKG से लेकर 7वीं क्लास तक के बच्चे सवार थे। हादसे की वजह घने कोहरे को भी बताया जा रहा है। इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन दोनों का आपस में आज हेड ऑन कॉलिजन हुआ है, जिसके कारण बस के ड्राइवर के साथ साथ बच्चों की भी मृत्यु हुई है। कुल मिला के हमारे पास अभी 13 का आंकड़ा मौजूद है कंफर्म्ड। और ट्रक का ड्राइवर भी काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हुआ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। लेकिन जो शुरुआती बातें सामने आई हैं वो भी चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि स्कूल बस में बच्चों की सुरक्षा को लेकर ना तो कोई सेफ्टी के नॉर्म्स को ख्याल रखा गया था और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए थे। हादसे के बाद दर्जन भर से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। विनीत दुबे, न्यूज नेशन, एटा। आज इन बच्चों की लाशें ये सवाल पूछ रही हैं। वो जो बच्चे आज अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, वो आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये क्या है। इन बच्चों ने तो अभी अपनी जिंदगी शुरू की थी, हमारे सिस्टम ने इन्हें भी जीने का मौका नहीं दिया। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, तमाम राज्य सरकारों को निर्देश है, जिला प्रशासन को इसका आदेश है, इसके बावजूद इन नियमों का पालन कोई नहीं करता। हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, इस सवाल का जवाब क्या कोई देगा? चाहे हम आज हर किसी से इस सवाल का जवाब पूछना चाहेंगे, चाहे वो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। एक बच्चे की जिंदगी उसके माता पिता के लिए उनका सब कुछ है। उनकी जिंदगी अगर आप उनके बच्चों के तौर पर उनसे छीन रहे हैं, तो फिर और हम उनको दे क्या रहे हैं, एक समाज, एक सरकार और एक सभ्यता और देश के तौर पर। एटा में 13 बच्चों की जिंदगी आज चली गई। 30 से ज्यादा बच्चे अभी भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच लगे हुए हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं, हम सब वो माता पिता अपने बच्चों की तस्वीर और अपने बच्चों के चेहरे को एक बार फिर से देख लें और कहें कि क्या हमारे बच्चों के साथ ये हश्र हो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। हर ओर बच्चों के स्कूल बैग बिखरे पड़े हैं। सड़क किनारे बिखरी है मासूमों की किताबें।
सड़क पर पड़े हैं मासूमों के शव। एटा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मानो इलाके में गम का पहाड़ टूट पड़ा है। अपने मासूमों को खो चुके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घर में चीख पुकार मची है। बच्चों की मौत के बाद घर परिवार में लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। सूचना हमको जो गांव का था वो हमारा मिलने वाला था, उसने फोन किया कि भाई साहब आपका भी बच्चा बस में जा रहा है, तो आप तत्काल देखिए एक्सीडेंट हो चुका है। एटा के कई घर में बच्चों के शव रखे हुए हैं। अब कई परिवारों का चिराग बुझ चुका है। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा पहले ही मौत की नींद सो चुका है। माँ बाप की आंखें पथरा गई हैं। भीतर बेटे को खोने का बेइंतहा गम है। लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस भीषण सड़क हादसे में जो मासूम काल के गाल में समाने से बच गए, उन्हें भी कुछ याद नहीं कि हादसा कब हुआ और क्यों हुआ। उस समय तो एक्सीडेंट हुआ तो मैं बेहोश हो गया था। ये ऐसा गम है जो कभी भर नहीं सकता। उन माँ बाप के बारे में एक बार सोच कर देखिए कि उन पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपने लाडले को सुबह सुबह तैयार कर स्कूल भेजा होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लाडले को देश का सड़ चुका सिस्टम लील जाएगा। ये एक अंतहीन दर्द है, ऐसा दर्द जिसका शायद कोई इलाज ही नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। 26 जनवरी को बस एक हफ्ता के आसपास बचा है और ऐसे में देश भर में सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उसके पहले आतंकियों ने एक वीडियो जारी कर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को एक चुनौती दी है। सोशल मीडिया पर आतंकवादियों का यह वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें 3 आतंकी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने वालों को धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के पुलिस को भी आतंकी धमकी देते हुए सुना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहा आतंकी कुलगाम का रहने वाला है, जिसका नाम यासीन येट है। बताया जा रहा है कि ये फिलहाल आतंकियों के साथ है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी इस वीडियो की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस वीडियो के जरिए आखिरकार क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का परेड दिल्ली और इसके साथ साथ देश के तमाम राज्यों की राजधानी बिल्कुल सरगर्माई रहती है और सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना चले दिल्ली में, देखें कि क्या सुरक्षा के इंतजाम वाकई में वैसे हैं जैसा होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हाई अलर्ट पर पिछले 15 दिनों से, या यूं कहें कि 30 दिसंबर से ही दिल्ली हाई अलर्ट पर है। तो क्या वाकई में हम हाई अलर्ट पर हैं या ये आंखों पर पर्दा डालने वाली बात है? देश के सबसे बड़े जश्न में कोई खलल ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक और बाजार से लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कड़ी नजरें रखी जा रही हैं। दिल्ली मेट्रो में तैनात 6500 से ज्यादा जवान पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली वासियों की सुरक्षा में लगे हैं। देश इस बार अपना 68वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाने जा रहा है। इस बार कोई चूक ना हो, कोई खलल ना पड़े, उसको लेकर के आप देखिए दिल्ली के जो तमाम मेट्रो स्टेशन हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजामात पहले से ही मुस्तैद कर दिए गए हैं। सीआईएसएफ के जवान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों की गहन तलाशी ली जा रही है। अगर कोई बैग उन्हें सस्पिशियस लगता है तो जो उनकी डॉग स्क्वाड की टीम है, ये लेब्राडोर है, ये बहुत ही तेज़ी से मुस्तैदी से ये जान लेता है कि अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह का एक्सप्लोजिव है तो उसको तुरंत वो चिन्हित कर लेता है। सुरक्षा के मद्देनजर देश भर में एयरपोर्ट पर लगी सभी सुरक्षा एजेंसियों को 30 जनवरी तक अलर्ट में रहने के निर्देश दिए गए हैं। आतंकी खतरे की खुफिया जानकारी मिलने के बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर देश के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा की गाइडलाइन तैयार की हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि आतंकी जानवरों और इंसानों के शरीर में विस्फोटक छुपाकर एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले पॉश बाजारों, मॉल, मेट्रो रेल और ट्रेनों में धमाका कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर ट्रेन डॉगी को भी सुरक्षा के इंतजाम में लगाया गया है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे भड़क गए कि ट्विटर पर मानो आग लगा दी उन्होंने।
ऐसी भड़ास निकाल रहे हैं कि क्या कहा जाए। पहला ट्वीट ये जरा देखिए, उसमें लिखा है, वाह रे मोदी जी, रिश्वत खाओ खुद और केस करो हम पे, चोरी और सीना जोरी। फिर उसके बाद भाई साहब ने ट्वीट कर डाला, अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मोदी जी इसलिए मैं आपको कायर बोलता हूं, गोवा और पंजाब में हार रहे हो तो सीबीआई का गेम शुरू कर दिया। एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ट्वीट लिखने शुरू कर दिए कल रात से ही, ऐसा लग रहा है जैसे कि आम आदमी पार्टी ने वाकई में अभी ही दिवाली के पटाखे जलाने शुरू कर दिए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है, और यह लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है। कई महीनों की खामोशी के बाद आम आदमी पार्टी फिर से विवादों की जद में है, अपने दो नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर। और ये नेता हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन पर सोशल मीडिया में चलाए गए कैंपेन टॉक टू एके में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच के लिए सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर दस्तावेज जुटाए। सिसोदिया ने आरोपों को फर्जी बताया है और बिना किसी डर के जांच का सामना करने की बात कही है। सारा देश जानता है ये कार्रवाई क्यों की गई है। पंजाब हम लोग जीत रहे हैं, गोवा हम लोग जीत रहे हैं, इनसे यूपी नहीं जीता जा रहा। मुझे लग नहीं रहा कि अब इनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा है। एक और आप नेता सत्येंद्र जैन पर आरोप है, अपनी बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक योजना में सलाहकार नियुक्त करने को लेकर अनियमितताएं करने का, जिसकी जांच भी सीबीआई करेगी। सिसोदिया की तरह जैन भी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उसने जो 3 महीने काम किया था उसकी कोई सैलरी नहीं ली, किसी तरह के पर्क्स नहीं लिए, कोई सुविधा नहीं ली है। और वहाँ पे शायद लिख रहे हैं कि ट्रेनिंग के ऊपर 1,15,000 खर्च किए, वो भी गलत है बिल्कुल। कि आम आदमी पार्टी ने जो अनेकों गड़बड़ियां की हैं उनकी जांच आवश्यक है, पर जांच प्रताड़ित करने का माध्यम भी ना बन जाए। बीजेपी ने कैंपेन को स्क्रिप्टेड बताया था और कार्रवाई को कानून के तहत बता रही है। देखिए, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो जो भी कानून टूटता है उस पर वो अपनी जांच कर रही है, तो वो अपनी निष्पक्ष जांच की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली की जनता से जुड़ने का ये अभियान ऐसे वक्त में विवादों में घिर गया है जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2 जगह आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ही दिल्ली सरकार में बेहद खास मंत्री माने जाते हैं। अब इन दोनों ही मंत्रियों पर सीबीआई जांच की गाज गिरना सरकार के लिए मुसीबत बढ़ा देने जैसा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब आपके सामने एक ऐसी खबर प्रस्तुत कर रहा हूं जिसे प्रस्तुत करते समय तमाम पत्रकारों के वाकई में भविष्य पर एक बड़ा सवाल है, और वो इसलिए क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा रोबोट जर्नलिस्ट तैयार हो गया है जो अखबार में 300 शब्दों का पूरा एक कॉलम लिख दिया है। जी हां, ये पत्रकार तैयार हुआ है चीन में, और इसने ये रोबोट है जिसने 300 वर्ड्स के इस लेख को लिखा है। अब ऐसे रोबोट की भी तैयारी की जा रही है जो कि फिर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी कर पाए और सवालों को फ्रेम करके सवाल भी पूछ पाए। अब ऐसे में तो बस यही होने जा रहा है साहब कि मेरे जैसे लोगों को तो अब छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि अगर रोबोट ये काम करने लगे तो हम इंसानों की जगह कहां बचेगी। मैं तो शायद ज़्यादा परेशान उन लोगों के लिए हूं जो शायद मेरे आगे आने वाले हैं। पता नहीं उनकी ज़िंदगी और कितनी मुश्किल होने वाली है। हम लोग तो शायद निभा लेंगे, लेकिन आगे भगवान जाने क्या होने वाला है। छुट्टियां मनाने का यह भी अंदाज हो सकता है जहां आप भगवान की शरण में पहुंचे, और जाहिर सी बात है रास्ते में जब बर्फ पड़ी हो तो मनोरम दृश्य तो ऐसे ही बन जाता है। लेकिन अगर आप पटनी टॉप पहुंचे या इस तरह की जगहों पर पहुंचे तो फिर छुट्टी मनाने का आनंद कुछ और आएगा। ये बात अलग है कि वहां रह रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन भैया बात छुट्टी क्यों हो रही है तो बात तो अलग होती है। पहाड़ों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, हर तरफ कुदरत की सफेद चादर। आसमान से बरस रही बर्फ की फुहारों से हर तरफ सफेदी छा चुकी है। बर्फबारी ने जन्नत की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया। पेड़, पौधे, मकान, रास्ते, हर जगह बर्फ जम चुकी है। चीड़ के पेड़ों पर सफेदी जम चुकी है। ये नजारा है जम्मू के नजदीक पटनी टॉप का। कई दिनों से यहाँ बर्फबारी हो रही है। आसमान से बरस रही बर्फीली फुहारों ने यहाँ के मौसम को काफी खुशनुमा बना दिया है। गाड़ियाँ बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं। गाड़ियों से बर्फ हटाने के लिए फावड़े का सहारा लिया जा रहा है। इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पटनी टॉप में दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं। लोग यहाँ पर कुदरत की खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं।
लेकिन इस बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में पानी और बिजली की परेशानी भी हो रही है। टूरिस्ट बर्फ देखकर तो खुश हो रहा है, लेकिन पानी और बिजली की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। आने के लिए रास्ते बंद है, बिजली की सप्लाई फेल हो चुकी है और वाटर सप्लाई वो भी पाइपें जम गई हैं। होटलों में रुके सैलानी पानी और बिजली न होने की वजह से बर्फबारी का लुत्फ उठाए बगैर वापस जाने को मजबूर हो रहे हैं। अच्छा स्नोफॉल हो रहा है, यही है, थोड़ा बिजली का प्रॉब्लम है और पानी की प्रॉब्लम है। आए थे होटल में, ना यहाँ पानी है ना बिजली का कोई बंदोबस्त है, बड़ी मुश्किल से हम 2 दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। मौसम तो बहुत अच्छा है, स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, लेकिन पानी और बिजली की काफ़ी दिक्कत आ रही है। वहीं पुंछ में भी बर्फबारी ने असर दिखाया है। यहाँ चारों तरफ पसरी सफेदी इस तरह दिख रही है मानो पहाड़ों ने अपना रंग ही बदल दिया है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जमा हो चुकी है, जिससे रास्ते जाम हो गए हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। अभी यहाँ पे 2-3 दिन पहले यहाँ बहुत ही भारी बर्फबारी हुई है और जिसकी वजह से हमारे जितने पहाड़ हैं यहाँ पुंछ के साथ वाले जितने पहाड़ हैं इस समय बर्फ से लदे हुए हैं। और इस समय आप देख रहे हो बाजार में जो हमारे दुकानदार भाई हैं ये आग जला के यहाँ अपना गुजारा कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। पुंछ से भूपिंदर सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं बर्फ की एक ऐसी तस्वीर जो प्रदर्शित करती है कि अगर कुदरत तबाही पर आ जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। हम इटली की बात कर रहे हैं जहां पर एवलांच यानी कि बर्फ के तूफान ने एक पूरे के पूरे होटल को नेस्तनाबूद कर दिया। 30 सैलानी यहां पर रुके थे, लेकिन अभी तक किसी का कुछ अता पता नहीं है। इसके साथ साथ इस पूरे होटल की जमीन भी नहीं दिखाई देती। आइए आपको दिखाते हैं अगर एवलांच आ जाए तो फिर क्या होता है। इटली में बर्फीले तूफान का कहर। तूफान में कई लोगों के मरने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है कई टीमें। सेंट्रल इटली के फारिंडोला पर अचानक बर्फीला तूफान काल बनकर टूटा। बताया जा रहा है कि बर्फीले तूफान से पहले यहां भूकंप के कई झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि इसी वजह से बर्फीला तूफान आया और फिर वो कई लोगों के लिए काल बन गया। बर्फीले तूफान की चपेट में एक 3 मंजिला होटल भी आ गया, जिसमें करीब 30 लोगों के ठहरने की जानकारी मिली है, लेकिन हादसे के बाद से किसी का कोई अता पता नहीं है। हादसे के बाद से पुलिस प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। दिन रात इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि बर्फ के नीचे दबे लोगों को बचाया जा सके। वहीं जिन लोगों के बर्फीले तूफान का शिकार बनने की आशंका जताई जा रही है, उनके परिवार वाले बेहाल हैं। सभी टकटकी लगाकर उनके लौट जाने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग हादसे वाली जगह पर अपनों को तलाशते नजर आए, लेकिन अब तक उनके हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी है। बताया जा रहा है कि जिस तरह हादसा हुआ है उससे किसी के बचे होने की उम्मीद नहीं है। टीम न्यूज नेशन।